नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम EVS यूटेट में पूछे जाने वाले पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा बातचीत न करते हुए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन है EVS का। फसलें जो बरसात में बोई जाती हैं कहलाती हैं। 4 ऑप्शन हैं, खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल या इनमें से कोई भी नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो फसलें बरसात में बोई जाती हैं वो फसल कहलाती है खरीफ की फसल। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है? निम्न में से कौन समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है? तो पहला ऑप्शन है हवा, दूसरा है पानी, तीसरा है मृदा और फिर है वन। तो समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन, हवा तो नहीं समाप्त होती कभी, पानी भी समाप्त नहीं होता, मृदा भी समाप्त नहीं होती। तो समाप्त होने वाला जो प्राकृतिक संसाधन है वो है वन। वनों का जब दोहन करते ही जाते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि वन जो है समाप्त होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल धारण क्षमता सर्वाधिक पाई जाती है। 4 ऑप्शन है, रेतीली मिट्टी में, चिकनी मिट्टी में, दोमट मिट्टी में या फिर रेत एवं दोमट मिट्टी के मिश्रण में। तो जल धारण सर्वाधिक क्षमता जो पाई जाती है वो चिकनी मिट्टी में पाई जाती है। चिकनी मिट्टी की जो है जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए खतरा है? 4 ऑप्शन हैं, बढ़ते पौधे, बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती फसल या फिर उपरोक्त सभी। आइए देखते हैं कि करके पर्यावरण के लिए क्या खतरा है। बढ़ते पौधे नहीं, पर्यावरण के लिए खतरा नहीं है। बढ़ती जनसंख्या फिलहाल इसको साइड में रख लें। बढ़ती फसल जो है ये भी खतरा नहीं है, या उपरोक्त सभी। तो हम कह सकते हैं कि बढ़ती जनसंख्या जो है पर्यावरण के लिए खतरा पैदा कर सकती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अल नीनो है। अल नीनो क्या है? 4 ऑप्शन है, गर्म महासागरीय धारा या फिर अगला ऑप्शन है समुद्री तूफान या फिर है उष्ण कटिबंधीय विक्षोभ या फिर है टाइफून का दूसरा नाम। तो अल नीनो जो है एक गर्म महासागरीय धारा है। अल नीनो क्या है? एक गर्म महासागरीय धारा है। अगला क्वेश्चन है, रश्मि अपने छात्रों को अपने चारों ओर देखने को प्रोत्साहित करती है। रश्मि अपने छात्रों को अपने चारों ओर देखने को प्रोत्साहित करती है और जो कुछ भी उन्होंने अवलोकित किया, जो भी बच्चों ने देखा उसकी व्याख्या करने को कहती है। शिक्षण की किस विधि का प्रयोग उसके द्वारा किया गया है? यानी कि एक अध्यापिका है रश्मि, वह अपने छात्रों को अपने आसपास देखने को कहती है, अवलोकन करने को कहती है। तो अगर वह ऐसा कह रही है तो शिक्षण की किस विधि का प्रयोग हो रहा है? पहला, विशेष से सामान्य, मूर्त से अमूर्त, निश्चित से अनिश्चित, ज्ञात से अज्ञात। क्योंकि यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं? अपने चारों तरफ की मूर्त चीज़ों को देख रहे हैं। तो जो आंसर होगा मूर्त से अमूर्त की तरफ इसमें जो है शिक्षण विधि का प्रयोग हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? 4 है इसमें ऑप्शन, हेमिस राष्ट्रीय पार्क, सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क, मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है वो है हेमिस राष्ट्रीय पार्क। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, टैंगा वन, फिर ऑप्शन है भारत के उत्तर पूर्व वर्षा वन, फिर ऑप्शन है टुंड्रा वन, फिर ऑप्शन है अमेजन के वर्षा वन। राइट, तो डी आंसर हमारा सही हो जाता है। अमेजन के वर्षा वन जो है पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। पहला, सांस छोड़ी हुई हवा में ऑक्सीजन की मात्रा 16.4% की मात्रा होती है, या फिर सांस भीतर ली हुई हवा में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है, या फिर सांस छोड़ी हुई हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4.4% की मात्रा होती है, या फिर सांस भीतर ली गई हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.4% होती है। तो क्या सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं इसका विवरण देखते हैं। सांस छोड़ी हुई हवा में ऑक्सीजन की मात्रा 16.4% होती है, सही बात है। सांस भीतर ली हुई हवा में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है, सही बात है। सांस छोड़ी हुई हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4.4% होती है, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन डी वाला रॉन्ग हो जाता है, डी वाला सही आंसर हो जाता है क्योंकि पूछा ही गलत है। सांस भीतर ली गई हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.4% नहीं होती है, 0.004% होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है,
स्तंभ ए व स्तंभ बी को सुमेलित कर सही उत्तर लिखिए। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को, और विश्व ओजोन दिवस जो मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। जो प्रमुख दिवस हैं इनको भी एक बार आप याद करके जरूर जाएं। और बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है। मल जल तालाब के चारों ओर कौन सा पादप लगाना चाहिए ताकि शुद्ध वातावरण की प्राप्ति की जा सके? मल जल तालाब के चारों ओर कौन सा पादप लगाना चाहिए ताकि शुद्ध जलवाष्प की प्राप्ति की जा सके? ए ऑप्शन है चीड़, बी है कमल, और सी है यूकैलिप्टस, या फिर है जलकुंभी। तो हमें मल जल तालाब के अंदर यूकैलिप्टस के जो है पादप लगाना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, कार्बन को अवशोषित करता है। जो गंदगी भरी चीज़ें होती हैं उसको यूकैलिप्टस जो है अवशोषित करता है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन की मोटाई किस इकाई में नापा जाता है? ओजोन की मोटाई को किस इकाई में नापा जाता है? 4 ऑप्शन है, डॉप्सन यूनिट में, अगला ऑप्शन है प्रकाश वर्ष में, या फिर यूटिल में, या फिर बार्न में। तो ओजोन की इकाई को नापा जाता है डॉप्सन यूनिट में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पूसा सदाबहार नामक मिर्च की प्रजाति निम्न में किस रोग के प्रति प्रतिरोधक होती है? पूसा सदाबहार एक मिर्च है, वह किस रोग के प्रतिरोधक के प्रति काम आती है? क्वेश्चन पूछा है। पहला है चिली मोजक वायरस, दूसरा है तंबाकू मोजेक वायरस, फिर है पर्णकुंचन, फिर है उपरोक्त सभी। तो जो पूसा सदाबहार है ये चिली मोजक वायरस के प्रतिरोधक में भी काम आती है, तंबाकू मोजेक वायरस में भी काम आती है, और पर्णकुंचन में भी काम आती है, इसलिए उपरोक्त सभी जो हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? 4 ऑप्शन है, 1986, 1972, या फिर 1974, या फिर है 1981। जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया वो 1986 में पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव बिना पानी पिए सबसे अधिक समय तक जीवित रह सकता है? 4 ऑप्शन है, जिराफ, ऊंट, कंगारू, या फिर कंगारू चूहा। तो कंगारू चूहा एक ऐसा जो है राइट आंसर हो जाएगा। कंगारू चूहा जो है सर्वाधिक समय तक बिना पानी पिए रह सकता है। अगला क्वेश्चन है, अपिक्को आंदोलन के प्रणेता कौन थे? 4 ऑप्शन है, सुंदरलाल बहुगुणा, पांडुरंग हेडगे, वंदना शिवा, या फिर अमृता देवी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अपिक्को आंदोलन ठीक उसी प्रकार का एक आंदोलन था जिस प्रकार का उत्तराखंड में चिपको आंदोलन था, और उसके प्रणेता थे पांडुरंग हेडगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मछली किस प्रदूषक पदार्थ उस मात्रा में पाए जाने से खाने से मनुष्य को मिनीमाता रोग हो जाता है? ठीक है, कि मछली के द्वारा कौन सा पदार्थ जो है खाया जाता है जिससे कि इंसान में मिनीमाता रोग हो जाता है? 4 ऑप्शन है, आर्सेनिक, पारा, कैडियम, या उपरोक्त सभी। पारा जो है मछली के अंदर जो ये चीज़ ज़्यादा होती है जिसके कारण मिनीमाता रोग हो सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह विद्यार्थियों की सहायता करेगा, यानी कि विद्यार्थियों को एक ऐसा एक लेसन पढ़ाया जाता है पहले क्लासरूम में कि भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में बताया जाता है, और उसके बाद बच्चों को विजिट के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क ले जाया जाता है। यह विद्यार्थियों की सहायता किस तरीके से करेगा? पहला ऑप्शन है, कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थितियों के साथ जोड़ने में सहायता करेगा। दूसरा ऑप्शन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों के विकास में सहायता करेगा। तीसरा ऑप्शन है, बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजा लेने में सहायता करेगा। चौथा ऑप्शन है, प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने में। तो पहले क्लासरूम में पढ़ाया, उसके बाद बच्चों को विजिट पे ले जाया गया, तो यह कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन से जोड़ा गया, कोरिलेट किया गया है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। अगर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में ईबीएस की क्लास में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व अगर शिक्षक दे रहा है तो कहाँ तक लाभ पहुंचाएगा शिक्षक को? पहला ऑप्शन है, बच्चों को विशिष्ट अनुभवों को जानने में, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं
को सुधार करने और परिमार्जित करने में, विषय को बच्चों में अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में, या फिर अगला ऑप्शन है उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे अधिक बातचीत करना पसंद करते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा विषय को बच्चों में अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने में बढ़ावा देने में। अगर बच्चों के बातचीत को शिक्षक महत्व दे रहा है तो इससे क्या होगा, विषय के बच्चों में अनुभव संसार से जोड़ने में, वो बाहरी जीवन से अपने अनुभवों को जोड़ सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? कोल्ड डेजर्ट कौन सा है? 4 ऑप्शन है, दार्जिलिंग, जैसलमेर, लद्दाख और मेघालय। तो लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट यानी ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का क्या उद्देश्य है? ए है समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। बी ऑप्शन है बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना। सी है सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने के अवसर प्रदान करना। और डी ऑप्शन है आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। तो ऑप्शन होगा, अगर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण को अधिगम में सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य हैं, तो इसका सबसे पहला एक उद्देश्य हो जाएगा कि समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया करने के अवसर प्रदान करना, क्योंकि पर्यावरण शिक्षण का सर्वेक्षण किया जा रहा है, इससे समुदाय के साथ एक अंतःक्रिया होगी। दूसरा है सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। बिल्कुल सही बात है, सूचना को प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करेंगे तो सूचनाएं प्रत्यक्ष जो होंगी प्राप्त होंगी। और फिर है अगला है आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना, किस हद तक हमने पर्यावरण अध्ययन के अधिगम के उद्देश्यों को प्राप्त किया। तो आंसर हो जाएगा ए, सी और डी। डी आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। बी जो है गलत है, लोगों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना इस सर्वेक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। अगला है सतत पोषण विकास के लिए क्या करना चाहिए? 4 ऑप्शन है, जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक प्रयोग करना चाहिए, या फिर बी है अधिक खनिज दोहन करना चाहिए, फिर है अत्यधिक जल का दोहन करना चाहिए, फिर है उर्वरक एवं कीटनाशकों का कम प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल, सतत पोषण विकास के लिए हमें क्या करना चाहिए? उर्वरक और कीटनाशकों का कम प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। अगला ऑप्शन है किसी खाद्य श्रृंखला में सामान्यतः प्राथमिक जीव होते हैं। ठीक है, प्राथमिक जीव कौन से कहलाते हैं? नंबर 1 ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषी, दूसरा ऑप्शन है शाकाहारी, तीसरा है मृत जीवित और चौथा है परजीवी। तो प्राथमिक जीव वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषी। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी वो लोग होते हैं, प्राथमिक जो होते हैं जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। अगला ऑप्शन है निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? 4 ऑप्शन है सर्प, हवा, लकड़ी का मकान या फिर आम का पेड़। तो प्राकृतिक संसाधन सर्प नेचुरली है, हवा नेचुरल है, आम का पेड़ नेचुरल है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है लकड़ी का मकान। ठीक, क्योंकि ये हमने बनाया है। ठीक, अगला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया, किसके द्वारा किया गया? किस अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा किया गया? क्या यूनेस्को द्वारा किया गया, या ULO द्वारा किया गया, या यूनिसेफ द्वारा किया गया, या UNO द्वारा किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम यूनेस्को द्वारा जो है जारी किया गया। अगला ऑप्शन है, क्वेश्चन है पर्यावरण की कक्षा में समूह गतिविधि की रूपरेखा तैयार करते समय आप निम्नलिखित में से किस बात को ध्यान में रखेंगे? पर्यावरण अध्ययन में आप बच्चों को EVS पढ़ा रहे हैं, उसमें आप समूह गतिविधि की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं कि कैसे समूह में हम ग्रुप में एक्टिविटी करेंगे, तो आप उनमें से किन बातों का ध्यान रखेंगे? नंबर 1 बच्चों के हित को शामिल करना, नंबर 2 लड़के लड़कियों को समान रूप से रोचक लगे ऐसी आप एक्टिविटी करेंगे, या फिर महंगी सामग्री का प्रयोग, या फिर सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों हेतु रोचक हो। तो इसके लिए आपका राइट आंसर कौन सा होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों के हित को शामिल करना, नंबर 1। बी जो है लड़के और लड़कियों के समान रूप से रोचक लगे, दोनों को रोचक लगे, इसको भी ध्यान में रखेंगे। फिर ऑप्शन है डी धार्मिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को भी रोचक लगे, उनको भी ये ना लगे कि हमारी अवहेलना हो रही है। तो सी वाला ऑप्शन इसमें गलत हो जाता है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। अगला क्वेश्चन है क्षतिग्रस्त जंगल को फिर से तैयार करने के लिए शुरू किए गए प्रमुख कार्यक्रम को कहा जाता है? क्षतिग्रस्त जंगल को फिर से तैयार करने के लिए जो कार्यक्रम चलाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है हार्टिकल्चर, दूसरा ऑप्शन है टिश्यू कल्चर, तीसरा ऑप्शन है कृषि, या फिर अगला चौथा ऑप्शन है वन संवर्धन। तो क्षतिग्रस्त जंगल को तैयार करने के लिए जो कार्यक्रम चलाया जाता है दोबारा से, उसको कहते हैं वन संवर्धन। अगला क्वेश्चन है
डॉट डॉट के कारण भूजल समाप्त नहीं होगा। किसके कारण? इस धरती का जल जो है, आंतरिक जो जल है वो समाप्त नहीं होगा। किसके कारण? वनीकरण की प्रक्रिया। दूसरा ऑप्शन है थर्मल पावर प्लांट की स्थापना। तीसरा ऑप्शन है वनोन्मूलन की प्रक्रिया, या फिर अगला ऑप्शन है उच्च उत्पादक प्रजातियों की खेती। तो किसके कारण समाप्त नहीं होगा? वनीकरण की प्रक्रिया। अगर हम पेड़ ज्यादा लगाएंगे तो पानी ज्यादा अवशेषित होगा, तो वनीकरण के कारण भूजल समाप्त नहीं होगा कभी भी। अगला ऑप्शन है अस्पतालों से जैविक कचरे के निस्तारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा तरीका है? अस्पताल में जो जैविक कचरा होता है उसके निस्तारण के लिए सबसे अच्छा तरीका आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। गड्ढों की भराई, क्या उस कूड़े से गड्ढों की भराई कर दी जाए, या फिर पुनर्चक्रण, या फिर भस्मीकरण, या फिर खाद बनाना। तो अस्पतालों के जैविक कचरे को सबसे अच्छा तरीका है कि उसका भस्मीकरण कर दिया जाए। ठीक है, अगला ऑप्शन है, और आज की टेस्ट इस प्रीवियस ईयर सेट में का अंतिम क्वेश्चन है, पौधों और जानवरों की प्रजातियां जो विशेष रूप से एक ही स्थान पर रहती हैं कहलाती हैं। पौधों और जानवरों की जो प्रजातियां हैं जो विशेष रूप से एक ही जगह पर रहती हैं उनको क्या कहते हैं? नंबर 1 स्थानिक, फिर है बी विदेशी, सी है स्थानीय, फिर है डी है विशिष्ट प्रजाति। तो पौधों और जंतुओं की जो विशिष्ट प्रजाति जो केवल एक ही स्थान पर रहते हैं उसको कहते हैं स्थानिक। तो साथियों, ये थे आज ईवीएस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत वर्ष यूटेट में पूछे गए थे, और जल्द ही आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आऊँगा और उस पर डिस्कशन करूँगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।